एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छी चीज, मतलब भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए। भाई आपको पता है आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आपको भाई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम साथ के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसमें क्या क्या करने वाले। पहले बात तो ये सुन लीजिए, वैसे हम आपको बताते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री में हमारे पास दो पेपर हैं, आपको पता है। एक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए और दूसरा है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए को पेपर का सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम रीअरेंजमेंट जो आपका केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट एंड रीअरेंजमेंट इसको हम करने वाले हैं। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपको पता है बीएससी 5th सेमेस्टर में ये दो पेपर हैं आपके। पहले पेपर में हमारे पास 8 यूनिट दे रखे हैं, केमिस्ट्री ऑफ एल्किन एंड साइक्लोएल्किन, एल्किन, एल्काइन, एरीन्स, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ऑक्साइड और ऑर्गेनिक हैलाइड। सर जो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले ना, वो इन 8 यूनिट से क्वेश्चन उसमें मिलने वाले हैं आपको। इसके अलावा इसके बाद जो अगला पेपर हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट, उसको सॉल्व करेंगे। उसमें ये वाली 8 यूनिट होंगी आपके पास। कौन कौन सी? मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, कैटालिसिस, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनोड, एक्टिनोड, कार्बोनिल और आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपका बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा, सर इनमें से क्या हम पढ़ चुके हैं? तो मैं आपको बता दूं, हम अपने चैनल पर अब तक हम केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्किन पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन भी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन भी पढ़ चुके हैं। सर बाकी इतनी जल्दी अब हो नहीं पाएंगी क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम कहें भाई इतनी जल्दी इतनी सारी यूनिट्स नहीं हो सकती, तो फिर एक काम करते हैं, हम ना डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चंस के तहत सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहां पर सीखते हुए चलेंगे, ताकि हमें बाकी यूनिट्स बिना पढ़े उनको जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम अच्छे से सॉल्व कर सकें और सीख सकें, है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें भाई, अगर हम इस सेकंड पेपर की बात करें तो इसमें हमने 2 यूनिट हमने पढ़ी है अभी तक, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट और कैटालिसिस। बाकी यूनिट रहेगी तो भाई जाहिर सी बात है इनका बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमें साथ के साथ समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके अलावा कोई और टाइप के क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो हम डेली वही करेंगे, 10-15 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने वाले हैं जब तक एग्जाम होंगे तब तक। तो आपके आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्लासेस ये वाली अटेंड नहीं करी है अभी तक, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर ये 3 यूनिट कर रखी हैं, 2 यूनिट यहाँ पर कर रखी हैं, अगर नहीं किए तो आप कर सकते हैं। आप इस लेक्चर के भी आप चले जाओगे ना, मतलब डिस्क्रिप्शन में चले जाओ तो आपको इनकी प्लेलिस्ट का लिंक सबका मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली जाकर पढ़ सकते हो। अगर आपने पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना पेपर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने पेपर लिया है ना ऑर्गेनिक सिंथेसिस से, ये मैंने एक्चुअली लिया है, जो हमने पेपर लिया ना, ये आज का पेपर जो हम सॉल्व करने वाले हैं ये है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का, है ना। तो भाई वहां उस यूनिवर्सिटी का हमने पेपर ले रखा, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर ले लो, फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि सब में सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पेपर है हमारा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्चुअली हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन आप कहेंगे सर हमारा तो पेपर थ्योरेटिकल होता है, हमें तो ऑब्जेक्टिव की जरूरत ही नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव की जरूरत है, आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि इस बार आपका जो पेपर है वो है, आपका जो भी पेपर हो, मतलब आपकी जो केमिस्ट्री है वो है रिएक्शंस वाली, तो वहां पर रिएक्शंस तो आपको लिखनी है ना। अब ऑब्जेक्टिव होगा तब भी आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना होगा और रिटन होगा तब भी आपको करना, तो भाई रिएक्शंस तो सॉल्व करनी है। चलिए फिर एक काम करते हैं, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर, और इसका नाम है हमारे पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस है वो 75 क्वेश्चंस है, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अगर आप मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हो तो भाई कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, हमको ये बता दीजिए। तो भाई ये रिएक्शन बहुत आसान है। अगर हम बात करें, हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन देखने से पहले मैं आपको रिएक्शन बताता हूं कि रिएक्शन कैसे होती है, उसके बाद डिसाइड करेंगे।
ठीक है भाई। अगर मैं बोलूं कि रिएक्शन कैसे होगी सर बताओ जरा, तो भाई रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। हमारे पास होगा मीथेन मतलब CH4, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, Cl2 के साथ होती है, वो भी हमारे पास सनलाइट की प्रेजेंस में। तो भैया होता ये है कि यहां से HCl निकल जाता है, एक H और एक Cl निकल जाता है, और यहां बचता है CH3Cl। देखो इसके पास 2 Cl है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, एक H एक Cl लेने के बाद HCl निकाल देगा, CH3Cl बचेगा, CH3Cl बन जाएगा। कुल मिलाकर पहली कहानी ये हुई। अभी क्या सर अगर मैं इसकी रिएक्शन वापस से Cl2 से कराऊं तो पॉसिबल है? बिल्कुल है। फिर एक H एक Cl मिलकर फिर से HCl निकाल देगा, फिर क्या बच जाएगा सर, ये बन जाएगा CH2Cl2। या और भी पॉसिबिलिटी है, अगर मैं फिर से इसका क्लोरिनेशन कराता हूं तो फिर से वही कहानी होगी, एक H एक Cl मिलकर HCl निकाल लेंगे और फिर से क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा। अगर सर मैं इसकी रिएक्शन फिर से Cl2 से कराता हूं, ये लास्ट में बना देगा CCl4। तो भाई एक यहां पर एक कंफ्यूजन पैदा होता है हमारे पास। अगर आपकी रिटन एग्जाम में क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन आता, आप सीधा सीधा रिएक्शन इस तरह से कर देंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा कुछ इस तरह से पूछा गया है कि भाई कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। हमने क्या कहा CCl4, सर CCl4 भी बनना है, CCl3 ये तो बनेगा नहीं, CCl3 तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। क्या CHCl3 बनेगा, भाई CHCl3 भी बनना है। क्या CH3Cl बनेगा, CH3Cl भी बनना है। अब सबसे बड़ी परेशानी तो यही होगी, हमको रिएक्शन आती है। अब रिएक्शन आती है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है रिएक्शन में इतने सारे प्रोडक्ट बनने हैं और हम कह रहे हैं सर कौन सा ज्यादा बनेगा या कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर Cl2 हमारा एक्सिस में है तो सारे प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन ज्यादा बनने की जो प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा बनने की जो हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी है, वो किसकी ज्यादा है, CH3Cl, क्योंकि सबसे पहले तो इसी को बनना है ना। तो आपसे कहा जाता है कि आपका क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, तो हम सीधे सीधे लिखेंगे सर CH3Cl इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल, इतना सा करना और कुछ नहीं करना। तो जो भी आंसर्स मैं करा रहा हूं फिलहाल इनको आप लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे जो भी चीज है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करता है। अगला क्वेश्चन भी देख लो कितना सिंपल सा पूछ रखा भाई, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला पूछा है, और भाई हम तो बचपन से पढ़ते चले आते हैं। क्या पढ़ते चले जाते हैं सर, हमारे पास एक एल्केन होता है, ठीक है, हमारे पास एक एल्कीन होता है, ठीक है, हमारे पास एक एल्काइन होता है, ठीक है भाई, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। अगर हम बात करें सर एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं, मान लो कार्बन कितने n, जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन में 2 और ऐड कर दो, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। जितने कार्बन है उसके दुगने हाइड्रोजन है तो एल्कीन का फॉर्मूला होता है। जितने कार्बन है उसके दोगुने हाइड्रोजन में से 2 माइनस कर दो तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो जाता। भाई ये बहुत ही डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि सिंपल छोटी छोटी क्लासेस में भाई 9-10th वालों से पूछा जाता है, आपसे BSc 5th सेमेस्टर में पूछ रहे हैं। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्काइन का होता है CnH2n-2। मतलब हम यहां से बोलेंगे CnH2n+2, दिस इज द राइट आंसर ऑफ जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल्स थे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 3 के पास आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। वाह, मतलब क्या है सर, यहां पर तो आपकी वो जो होता है ना कि सर ये ऑब्जेक्टिव पेपर है या फिर ये हमारे पास रिटन वाला पेपर है, ये फंडा ही खत्म हो जाता है। उसने बोल दिया सीधा सीधा हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन का हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है आपको, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ। तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा ना, बिना लिखे कैसे पता चलेगा। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये रिएक्शन को करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका प्रोडक्ट बता पाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को यहां पर करते हैं। हालांकि पहले इसको कर चुके हैं, आपके नोट्स में हो रखे होंगे अगर आपने लेक्चर्स कर रखे हैं तो, अगर लेक्चर नहीं किए तो भाई नहीं होगी। तो हमने क्या किया, मान लीजिए कोई एल्कीन ले लिया, मैंने लिया है सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एक एल्कीन है। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करता हम लेते हैं सर डाइबोरेन, मतलब BH3 का होल ट्वाइस,
रिएक्शन कराते हैं H2O2 से बेस की प्रेजेंस में, है ना। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हमारा ये होता है। हालांकि हमने इसको डिटेल मैकेनिज्म के साथ पढ़ा था। एक्चुअली जहां पर भी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आता है ना, आप वहां पर मान के चलेंगे, वहां पर हम ऐड करते हैं H2O, और H2O को मतलब H प्लस और OH माइनस, और OH माइनस कहाँ लगेगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, तो OH वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो भाई यहाँ पर एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन ज्यादा जहां है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर OH लगा दीजिए और यहाँ पर H लगा दीजिए, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। आप कहें सर हमें तो समझ में आ ही नहीं रहा है, हमने लेक्चर आपके किए ही नहीं है, आपने जो पढ़ाए थे। कोई बात नहीं, अब नहीं किए तो भाई नहीं किए, अब क्या कर सकते हैं, हम तो आपसे बोल सकते हैं कि अगर आपको अच्छी केमिस्ट्री करनी है, आपको पढ़ना है, तो आप लेक्चर अटेंड कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम नहीं कर पाए किसी कारण सर टाइम नहीं मिल पाया, अब हमें बता दीजिए अब हम इस रिएक्शन को कैसे समझ पाएंगे। तो भाई ऐसे समझो कि यहाँ पर जो एल्कीन है ना, इसके 3 मॉलिक्यूल यूज होंगे, और इसके एल्कोहल भी कितने मिलेंगे आपको, 3 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे जरा सुन लीजिए। एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, डायरेक्टली बता रहा हूं भाई, आपको डिटेल नहीं बता रहे हैं ना। ये हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, एक मॉलिक्यूल हुआ, बिल्कुल हुआ। सर ऐसे मेरे को कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, हम कहेंगे सर आपको 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जो है ना हमको करानी है BH3 बोरेन के साथ। भाई डाइबोरेन था ना, उसका एक BH2 एक पार्ट मैंने ले लिया, मोनोमर ले लिया। अब ये रिएक्शन करने के बाद बनाएगा क्या, जरा सुन लीजिए भाई। होएगा ये रिएक्शन करने के बाद कुछ इस तरह से होएगा। ये हमारे पास क्या है, BH3 है ना, बिल्कुल। अब BH3 है तो होगा क्या, पहले वाले का एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटने से क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, तो ये रह जाएगा BH2, वो हाइड्रोजन यहां आके लग जाएगा और ये जुड़ जाएगा इससे। पहली कहानी। दूसरी कहानी क्या भाई, यहां से भी बॉन्ड टूटा, तो इसके पास जो दूसरा हाइड्रोजन है वो यहां पर आके लग जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। फिर तीसरे वाले का, भाई इसका भी एक बॉन्ड टूटेगा, इसका जो हाइड्रोजन बचा ये भी हट जाएगा और वो हाइड्रोजन जाके लग गया और ये जुड़ गया इससे। अरे भाई बहुत ही सिंपल सी कहानी है। और सिंपल सी कहानी हुई क्या है, ये एल्कीन है ना, 3 मॉलिक्यूल हमने ले रखे हैं BH3, बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन इधर गया, ये इससे जुड़ा, बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन इधर गया, ये इससे जुड़ा, बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन इधर आया, ये इससे जुड़ेगा, कुछ इस तरह से जुड़ जाता। डाइबोरेन के साथ रिएक्शन, साथ ही साथ बेस के प्रेजेंस में H2O2 से रिएक्शन कराएंगे। हमें रिएक्शन करानी है सर H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, कितने H2O2 लेने हैं सर, 3 लेने हैं। और क्या करना क्या है इनका, फिर करना क्या, यहां से बॉन्ड टूटेगा, कितने H2O2, 3 है ना। पहला H2O2 आएगा जिसका एक OH इधर, दूसरा OH इधर। भाई H2O2 का मतलब क्या है, HO सिंगल बॉन्ड H2O2, ये तो हो गया H2O2, 2 OH होता है, तो कुल मिलाकर एक OH इधर एक इधर। ये वाला बॉन्ड टूटा सर, एक OH इधर दूसरा इधर, ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, एक OH इधर दूसरा इधर। तो फाइनली बना क्या भाई, फाइनली हमारे पास ये बना CH3 CH2 CH2 OH, CH3 CH2 CH2 OH, यही तो बना। कितने बने, 1 2 3 सर 3 बन गए, प्लस और क्या निकल रहा है, एक B के साथ 3 OH, मतलब BOH का होल थ्राइस। आपसे कहा सर प्रोडक्ट क्या बनना है, प्रोडक्ट क्या बनना है, तो हम क्या भाई हर कोई बता देगा। कौन है ये, एल्कोहल है कि नहीं है, है? इसमें OH है तो सर एल्कोहल है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पर जाएं, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है भैया हमको ये बता दो, अगर हम किसी भी एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हम सीधा सीधा कहेंगे सर बनेगा हमारा एल्कोहल। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा एल्कोहल बनने वाला है। ओके, दैट्स ऑल क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं भाई। इन विच रिएक्शन डज सिंगलेट कार्बिन पार्टिसिपेट, किस रिएक्शन में आपका जो सिंगलेट कार्बिन है वो पार्टिसिपेट करता है। हम कहेंगे सर हाइड्रोजनेशन में करता है, हम कहेंगे कदापि नहीं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या, हाइड्रोजन का ऐड होना, H2 ऐड होगा, और H2 ऐड होगा तो यहां तो कोई कार्बिन का लेना देना है ही नहीं। दूसरा हैलोजनेशन में करता है, हम कहेंगे कदापि नहीं।
क्यों? हैलोजनेशन का मतलब क्या होता है? हैलोजन का जोड़ना, यहाँ पर भी कार्बन का कोई लेना देना नहीं। कार्बन का मतलब क्या भाई? एक कार्बन होता है, उससे दो बॉन्ड होता है और उस पर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये दो बॉन्ड से कोई भी जुड़ा हो, ये हमारे पास कार्बन होता है। ये तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दिया जाता है। और हालांकि हमने इस बार भी पढ़ा है आपके कहाँ पर एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने इसको देखा था, और एल्काइन में भी देखा होगा, दो जगह देखा होगा। इसके अलावा अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो भाई यहाँ पर भी नहीं होगा। क्यों? हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? H2O का ऐड होना, H2O, और H2O में भी H+ होता है, OH- होता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बचा हमारा एक, दैट इज साइक्लोप्रोपेनॉन, साइक्लोप्रोपेनेशन। तो बिल्कुल साइक्लोप्रोपेनेशन में हमारा सिंगलेट कार्बन जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। आप कहेंगे सर कैसे, जरा हमें बता दीजिए। तो बिल्कुल जरा हम बताने वाले हैं, तो इधर आ जाइए। किधर करें? चलो वहीं कर देते हैं, रिएक्शन को यहाँ कर देते हैं। हमारे पास अभी मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज एल्कीन। ओके, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे कार्बन से। कार्बन का अभी मैं बताया था कि इस पर दो बॉन्ड लगेंगे, दो हाइड्रोजन लगा दिए, बाकी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इस तरह से। ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कार्बन CH2, और ये कुछ रेडिकल इस तरह से। अब यहाँ से बॉन्ड जो होता है ना, ये वाला जो बॉन्ड है, ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल। अब इससे हमारे पास जो कार्बन है वो जाकर क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा भाई? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। तो भाई ये जो कार्बन है, ये कार्बन कहाँ यूज हो रही है? साइक्लोप्रोपेन बनाने में यूज हो रही है। इसलिए हम सीधा सीधा यहां पर बोलेंगे भाई कार्बन जो है वो कहाँ, किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? साइक्लोप्रोपेनेशन में, यानी कि साइक्लोप्रोपेन बनाने में। ओके सर, सिंपल सी रिएक्शन ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम पहुंचते भाई, अगला क्वेश्चन है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या करा, जरा एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Which reagent is used in anti-hydroxylation of alkene? Okay, एल्कीन के एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में कौन सा रिएजेंट हमारा यूज होगा? क्या OSO4 होगा? क्या पर एसिड होगा? क्या H2O2 होगा? क्या KMNO4 होगा? तो मैं आपको बता दूं भाई, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है। देखो, इसको यहां से समझते हैं, इधर आ जाइए। हालांकि ये सब हम कर चुके हैं भाई, ये हम सारी क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं। हमारे पास है कोई, मान लो जो एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं एक काम करता हूं, बॉन्ड को तोड़ता हूं, ठीक है, और बॉन्ड को तोड़ने के बाद एक OH लगा दूं इधर और दूसरा OH लगा दूं इधर, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिलेशन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सी का मतलब OH, तो दोनों तरफ OH जोड़ दिए, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है सर, ये हाइड्रोक्सिलेशन हो गया। अब हाइड्रोक्सिलेशन जो है, अब बात ये होती है कि ये दोनों OH जो है क्या एक साइड से लगे या अलग अलग साइड से? अगर दोनों OH एक साइड से लगे तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन, एक आगे से लग रहा है एक पीछे से लग रहा है, उसे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कहेंगे। तो मतलब अगर हम यहाँ पर ये कहें कि सर जैसे मान लीजिए, क्या बोले हमने कह दिया जैसे सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए, जैसे SC डबल बॉन्ड C है ना, यहाँ पर मान लीजिए चलो R है, यहाँ पर H कर दिया, और यहाँ पर R ले लिए, यहाँ पर H कर दिया, ठीक है। अब इसका हमने क्या किया? हाइड्रोक्सिलेशन कराया। अब हाइड्रोक्सिलेशन कराएंगे तो इससे दो कंडीशन है। क्या है? दो कंडीशन है। चलिए तो थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, यहां से दो कंडीशन होंगी। क्या होंगी? ये हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, ये हमारे पास एल्कीन है, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा पहले तो, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें क्या लगाना है? OH लगाना है। अब OH किधर लगाना है? अगर मैंने दोनों OH एक साइड लगा दिए, एक तो कंडीशन ये होगी, या फिर कंडीशन ये है कि इनमें से एक OH एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ, एक OH इधर और दूसरा इधर। तो इन दोनों में भाई ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है दिस इज सिन हाइड्रोक्सिलेशन
हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा हमारे पास एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। एक सिन हाइड्रोक्सिलेशन है और दूसरा हमारे पास एंटी हाइड्रोक्सिल, दोनों सेम साइड लगे तो सिन, अपोजिट लगे तो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। अब कहानी हमारे पास ये सब किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, मेरे को तो ये तो बता दो सिन किससे बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है या फिर कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, अगर ये है कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 हो या फिर OSO4 हो, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑलवेज कौन सा होगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा। और एंटी वाले में तो बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, दैट इज पर एसिड, एसिड नहीं, एसिड नहीं, पर एसिड, पर एसिड, पर एसिड के पर एसिड मतलब जैसे हमने बोला CH3COOH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है नहीं। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा दूं तो इसको पर एसिड कहेंगे। तो जो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, पर एसिड, और सिन हाइड्रोक्सिलेशन के लिए OSO4 और कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 होता है। अब हम कर लेंगे, हमें क्या कराना है, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। OSO4 कराएगा, नहीं कराएगा, KMnO4 कराएगा, नहीं कराएगा, पर एसिड कराएगा, बिल्कुल कराएगा, बस हो गया, हो गया, पर एसिड कराएगा, सिंपल। तो ये तो बहुत आसान सी रिएक्शन थी, इसमें कोई समस्या थी नहीं। अगला हम रिएक्शन करते हैं भाई, क्या है, और अगली हमारे पास रिएक्शन कौन सी है भाई, व्हाट इज द मेन रिएजेंट यूज्ड इन द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अरे लो, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन। देखो अभी तक ये जितनी भी रिएक्शंस आ रही है ना, ये सारी रिएक्शंस हम कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, हैं। और आपको तो भाई ये लेक्चर्स के मैंने क्लास नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप टेलीग्राम पे जाइए, अगर जो लोग ज्वाइन नहीं है वहाँ जाइए, वहाँ पर मैंने जितनी भी यूनिट यहाँ पर पढ़ा रखी हैं उनकी सारे के सारे क्लास नोट्स अवेलेबल हैं, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। क्लासेस आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। इस पेपर की बात रही तो जैसे इस पेपर को हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी PDF बना के उसको भी मैं आपको कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है कि आपका मेन रिएजेंट बता दीजिए यूज होता है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन में, एल्कीन के ओजोनोलाइसिस में। तो भाई कौन सा यूज होता है, ओजोनोलाइसिस में SO2 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, NH3 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, H2O2 होता, बिल्कुल नहीं, कौन होता, O3 होता, भाई ओजोन ही तो होगा। ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन से रिएक्शन होती है, सबको पता है, हम तो पढ़ चुके हैं इसको, है ना, इसको पढ़ चुके हैं, तो इसमें तो ज्यादा कोई करना है नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी जरूरत पड़े कि सर ओजोनोलाइसिस कौन सी रिएक्शन होती है जरा हमें बता दो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगले लेक्चर आने से पहले मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, हालांकि नोट्स में करा रखा है मैंने ना। चलिए इधर देखिए, अगला हमारा विच रिएजेंट इज यूज इन सिमोन स्मिथ रिएक्शन। इनमें से कौन सा रिएजेंट है जो सिमोन स्मिथ रिएक्शन में यूज होता है, सिमोन स्मिथ रिएक्शन। तो भाई अगर हम बोलें Br2 नहीं होगा, O2 नहीं होगा, H2 नहीं होगा, ZnC जो होता है, कैसे होती क्या है सिमोन स्मिथ रिएक्शन भाई, ये होते हैं हमारे पास, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एल्कीन है हमारे पास, ठीक है। हम रिएक्शन कराएंगे इसकी, मान लो किससे, CH2I2 के साथ रिएक्शन करें, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ZnCu की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। Zn का काम होता है I2 को लेके चला जाता है, ZnI2 बना लेता है, प्लस बचा कौन यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को, यहाँ से बॉन्ड टूटता, बचा कौन, CH2, वो CH2 इससे जाके लग जाता, साइक्लोप्रोपेनेशन जो था ना, वही टाइप की रिएक्शन है। तो ये सिमोन स्मिथ रिएक्शन होती है, तो इसमें कौन यूज होता है हमारे पास, ZnC यूज होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन। विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द हैलोजनेशन ऑफ एल्काइन। भाई इनमें से एल्काइन का हमें क्या करना है, हैलोजनेशन करना है। हैलोजनेशन किसको, हैलोजनेशन को करने के लिए हमें हैलोजन की जरूरत पड़ेगी। हैलोजन की HCl हैलोजन है, नहीं है, Br2 है, बिल्कुल है, Cl2 है, बिल्कुल है। इसमें दो ऑप्शन दे दी भाई। अगर आपसे कहा जाता है विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द हैलोजनेशन ऑफ एल्काइन, तो हैलोजनेशन के लिए आप Br2 को भी यूज कर सकते हो और Cl2 को भी यूज कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हैलोजनेशन मतलब हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन का ऐड होना, तो हैलोजन Br2 भी है, हैलोजन Cl2 भी है।
तो दोनों हमारे करेक्ट आंसर है। इसमें पता नहीं क्यों दो आंसर्स दे रखे, तो आप एक बार इसको भी ध्यान रखेंगे ना। लेकिन अगर स्पेशली फिर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप BR2 को ज्यादा करेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, इनमें से कौन सी हमारे पास ईथर की प्रॉपर्टी है। क्या ईथर का वॉल्यूम पॉइंट हाई होता है? बिल्कुल नहीं होता है। जब हम एल्कोहल ईथर को पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं भाई एल्कोहल का वॉल्यूम पॉइंट ईथर से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल में पाई जाती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ईथर में कोई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई नहीं हो सकता। दूसरा, क्या ये वाटर में सॉल्युबल है? हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, वाटर में सॉल्युबल हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? वाटर में सॉल्युबल इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म नहीं करते, इसलिए इनसॉल्युबल होते हैं। भाई ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? ROR, यही तो होता है ईथर का फॉर्मूला। बिल्कुल, ROR ये होता है हमारे पास ईथर का फॉर्मूला। ये लास्ट दे रखी भाई, एसिडिक नेचर होगा? बिल्कुल नहीं। एसिड कौन होता है सर? जो H+ दे वो एसिड होता है, या फिर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन ले वो एसिड होता है। इसके पास तो खुद लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो ये एसिड का काम कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। एक बच्चा हमारे पास लो रिएक्टिविटी होती है, बिल्कुल लो रिएक्टिविटी होती है भाई। ये किसी के साथ ज्यादा रिएक्ट करना पसंद नहीं करता है, किसी के साथ ज्यादा रिएक्शन करना पसंद नहीं करता है, कुछ की चुनी रिएक्शंस को ही देता है, तो ये लो रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या कह रहा है, जरा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट विद एपॉक्साइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, अगर हम किसी ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन एपॉक्साइड से कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, जरा एक बार यहां पर देखिए भाई। हम कैसा, ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार रिएजेंट ये होता है भाई RMgX, ये तो ग्रिग्नार रिएजेंट होता है। बिल्कुल। एपॉक्साइड क्या होता है? एपॉक्साइड ये होता है कि अगर हमारे पास में कोई साइक्लिक ईथर है लाइक दिस, साइकिल में है, तो उसे हम एपॉक्साइड कहते हैं। सर इसकी अगर हम रिएक्शन कराना चाहें तो रिएक्शन किस तरह से होगी, जरा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। तो भाई हमें एक चीज पता है, ग्रिग्नार रिएजेंट में R नेगेटिव होता है, Mg+ होता है। नेगेटिव वाला जो है ना R, ये जाकर अटैक करता है इस कार्बन पर, इस बॉन्ड को तोड़ देगा आगे की साइड। ऐसा करने से क्या होगा सर? ऐसा करने से ये होगा कि ये जो R है ना, ये वाला जो R है, ये कहां जाके जुड़ा है? इस CH2 से, और ये CH2 किससे जुड़ा है? इस CH2 से, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो टूट गया ना। और इस CH2 से कौन जुड़ा है? इस CH2 से जुड़ा है ये O, और जब बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और इस नेगेटिव से जाके लग जाता है हमारे पास Mgx+। अच्छा सर, इसके बाद ना इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस आप कराओगे तो क्या होगा भाई? बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, बॉन्ड यहां से क्या होगा? बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा तो H+ इधर, OH- उधर है भाई, H इधर आएगा, OH इधर आएगा, क्या बन जाएगा ये हमारे पास? R CH2 और ये O से जुड़ जाएगा H प्लस Mg से कौन जुड़ा है? X, और एक लग जाएगा OH। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो इसमें फाइनली हमारे पास क्या बन गया? RCH2CH2OH, दैट इज द एल्कोहल। तो एल्कोहल इज द राइट आंसर। ईथर बनेगा नहीं, कीटोन बनेगा नहीं, एल्डिहाइड बनेगा नहीं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो भाई अब तक हम कर चुके हैं अपने 10 क्वेश्चन सॉल्व BSc 5th सेमेस्टर से, जो हमारे पास पहला पेपर था ऑर्गेनिक सिंथेसिस A। बाकी इसी तरह से आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलेंगे, जो हर लेक्चर में हम 10 से 15 क्वेश्चंस कराने वाले हैं डेली, और दोनों बुक के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं उनसे भी आप क्वेश्चंस कर पाओ, अच्छे से कर पाओ, कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और बस आपसे एक उम्मीद करना चाहेंगे भाई लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी आपको अच्छे से अच्छे मेहनत करने की कोशिश करूँ, आपके एग्जाम से पहले आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझा सकूंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।